morning all of you. Welcome in your favorite lecture. It's a Hindi lecture. I hope you all are safe in your home. Okay, today हमारा जो आज का चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 16 चोरी। ये जो चैप्टर है वो है यशपाल जैन जी ने लिखा हुआ है। उनका जन्म है 1912 और उनकी मृत्यु है 2000 में। मतलब अगर देखा जाए तो यशपाल जैन जी है वो आज़ादी काल और हमारे नवयुग काल के दोनों के प्रणेता माने जाएंगे। यशपाल जी मानते थे, यशपाल जी ने एक्चुअली अपनी लेखनी है वो बाल साहित्य पर ज़्यादा चलाई है। उन्होंने बहुत सारा अच्छा बाल साहित्य लिखा है। उनकी सब जो कहानियाँ, उपन्यास और कविताएं हैं वो ज़्यादातर हमें बाल साहित्य पर मिलती है। यशपाल जी की ये कहानी का जो रोल मॉडल है, जो मेन लीड है, वो भी एक बालक है यहाँ पे। पहले हम यशपाल जी की बात कर लेते हैं। यशपाल जी का जन्म हुआ था रायगढ़ में। यशपाल जी का बाल मजदूरी के ऊपर उनकी बहुत सारी कहानियां हमें प्राप्त होती है। वो बाल मजदूरी को एक समस्या मानते थे। वही टाइम पे जब भी उन्होंने ये कहानी लिखी थी, वही टाइम पे 1986 में भारत सरकार ने एक बाल मजदूरी के ऊपर एक कायदा बाहर रखा था। जो कायदा एक लॉ बनाया गया था कि 14 इयर्स जब भी कंप्लीट होते हैं बच्चों के, उसके बाद ही उनसे कोई काम या मजदूरी करवाई जा सकती है, अदरवाइज ये एक गुनाह माना जाएगा। यशपाल जी को 1990 में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ है जो है पद्मश्री पुरस्कार। यशपाल जी का बहुत सख्ती से मानना था कि बाल मजदूरी नहीं होनी चाहिए। हम अपने आसपास भी बहुत सारे बच्चों को अभी तक काम करते हुए देखते हैं। कहीं पे चाय की दुकान पे छोटी सी, या रोड पे आप जाओगे तो जहाँ पे सिग्नल आता है वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारे बच्चे भीख मांगते हैं छोटे छोटे, और बहुत सारे बच्चे कांच अपने कार का क्लीन करने के लिए, मिरर क्लीन करने के लिए या ग्लास क्लीन करने के लिए बहुत सारे बच्चे खड़े रहते हैं वहाँ पे। ये सब चीज़ें हम आज भी देखते हैं। या फिर छोटा बच्चा कोई आप बूट पॉलिश करते हुए भी देख सकते हो। और थोड़ा सा डीपली अगर ये टॉपिक पे जाया जाए तो बाल मजदूरी के तो बहुत सारे अलग अलग गैंग भी अभी हमने बहुत सारी चीज़ों में देखी हुई है कि ऐसी गैंग रहती है जहाँ पे बच्चों को बेच दिया जाता है और उनसे ये सब काम करवा दिए जाते हैं। ऐसी बातें भी हमने बहुत सारी सुनी हुई है। तो ये टॉपिक हमारे लिए नया नहीं था, पर पहले गवर्नमेंट इतनी जागृत नहीं थी इसके लिए। तो 1986 में भारत सरकार एक कायदा बाहर करती है, एक कायदा निकालती है कि 14 इयर्स तक के बच्चों को कोई भी वर्क नहीं कराया जाए। अगर कोई ऐसा चाइल्ड लेबर हमें मिलता है तो वो क्या होगा, एक क्राइम हो जाएगा और उसे सजा मिलेगी। यहाँ पे बाल मजदूरी के साथ साथ यशपाल जैन जी हमारे पास एक और बात रखते हैं कि नौकर हमारे परिवार का अंग होना चाहिए। तो कैसे? क्योंकि ये स्टोरी में जैन जी बताते हैं कि एक छोटा सा लड़का है जो एक फैमिली में, छोटे से परिवार में रहते काम करता है। तो वो जो घर का नौकर है उसके आसपास गुथी हुई पूरी एक कहानी है। बाल मजदूरी के बाद हम आते हैं यहाँ पे स्टोरी पे। आज की हमारी कहानी है वो है चोरी। चोरी कोई इंसान कब करता है? जब भी कोई इंसान के पास कुछ नहीं रहता है और उसे पाने की लालसा रहती है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टॉपिक है। एक है चोरी, दूसरा हो जाएगा बाल मजदूरी, तीसरा हो जाएगा नौकर। अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि बाल मजदूरी की वाली बात है वो तो हमने क्लियर कर दी कि बाल मजदूरी क्या रहती है। आप जो लोग घर पे काम करते हो या अपने घर पे थोड़ी सी हेल्प कर रहे हो, दैट इज़ नॉट बाल मजदूरी। हमारे घर का नौकर, सबसे पहले हम ये पॉइंट ले तो हमारे सबके घर में कोई ना कोई इंसान काम करने के लिए आता ही है। हम उसे पेमेंट करते हैं, हम उसको पे करते हैं और उसके बाद वो हमारे घर पे काम करता है। पर क्या हम उसको पे के साथ, पैसों के साथ उतनी इज्जत भी दे पाते हैं?
अभी ये जो स्टोरी है, नौकर हमारे परिवार का अंग रहता है, तो बाल मजदूरी के साथ इसका कनेक्शन क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। पहले के टाइम में या फिर अभी भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो लोग पहले गांव में रहते थे, फिर सिटी में आके वो लोग स्टेबल होते हैं, तो वहाँ से गांव में से कोई एक छोटा सा कोई गरीब परिवार होगा, वहाँ से एक बच्चा वो लेके आते हैं यहाँ पे। लालच वहाँ पे वो दी जाती है कि आपको वहाँ पे सिटी में हम लोग लेके जा रहे हैं, वहाँ पे पढ़ाई कराएंगे। यहाँ पे लेके आते हैं और उनसे काम भी करवाया जाता है और घर का काम भी करवाया जाता है और साथ में उनको पढ़ाई भी कराई जाती है, पर पढ़ाई को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी वो खुद के बच्चों को देती है। यहाँ पे जो स्टोरी है वहाँ पे जो नौकर है वो छोटा सा एक बच्चा है, वो यहाँ पे वो पढ़ाई नहीं करता है, पर वो यहाँ पे एज ए नौकर, एज ए सर्वेंट वो वर्क ही कर रहा है। नौकर और चोरी का कनेक्शन क्या होगा? नौकर और चोरी हमारे घर में सबसे पहले एक कॉमन चीज़ है, ये सबके घर में होता है। कोई भी चीज़ अगर गुम हो जाती है तो सबसे पहले हम क्या सोचते हैं? गुम हो जाती है, चोरी हो गई या नहीं हो गई ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है। जस्ट वी थिंक कि पहले ये चीज़ गुम हो गई है, मिल नहीं रही है हमें, हमने ही किधर रख दी होगी या हमें याद नहीं है, तो हम सोचते हैं ये चीज़ गुम हो गई। तो गुम हो गई तो सबसे पहली बात माइंड में क्या आती है? जो हमारे घर में नौकर आता है सबसे पहला शक हम उसी के ऊपर करते हैं कि उसने रखी होगी या उसने ले ली होगी। कोई भी पॉइंट आता है तो सबसे पहले हम सोचते हैं क्या? नौकर के ऊपर। पर नौकर चोरी करता क्यों है आखिर? ये यशपाल जैन जी का सबसे पहला टॉपिक ये कनेक्शन है कि नौकर आखिर चोरी करता क्यों है। तो नौकर चोरी इसके लिए करता है क्योंकि वो चीज़ें उसे अवेलेबल नहीं है, वो चीज़ें उसे नहीं मिल रही है या फिर उसे चाहिए वो नहीं पा सकता है, वो चीज़ें वो चोरी करता है। तो उसमें गलती किसकी? यशपाल जैन जी का दूसरा क्वेश्चन है, उसमें गलती किसकी है? जिसके घर वो काम करता है उसकी या परिस्थितियों की, किसकी? चोरी करने के बाद वो नौकर उससे एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने चोरी की है, पर क्यों की? यशपाल जी का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे जो हमारा चैप्टर है उसमें ये आता है कि नौकर ने आखिर चोरी क्यों की। तो वो नौकर उसे बताता है कि उसने चोरी क्यों की है। यशपाल जी यहाँ पे एक छोटी सी कहानी रखते हैं हमारे सामने। एक छोटा सा बच्चा है जो छोटे से परिवार में रह के काम करता है। चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर है, जो हमारा पार्ट है, उसके पात्र है, 3 ही पात्र है उसके अंदर, पर बड़ी प्यारी स्टोरी है। उसका सबसे पहला पात्र है वो है बिंदु। बिंदु एक नौकर है, मालती और नंदन। मालती पत्नी और नंदन है वो पति है। बिंदु नाम का एक नौकर है उनके घर में। यशपाल जैन जी का जो उनकी जो स्टोरी है, उनका लीड कैरेक्टर है बिंदु, घर का नौकर। सबसे पहली बात मैं बताना चाहती हूँ कि आफ्टर प्रेमचंद जी जो लिखते थे, उनसे पहले जो भी लेखक लिखते थे ना, उनका जो मेन लीड कैरेक्टर रहता है, मुख्य पात्र रहता था, वो पहले बहुत बड़ा जमींदार या ऐसा रहता था। जब भी प्रेमचंद जी ने साहित्य में कदम रखा, जब भी उन्होंने स्टोरीज लिखनी चालू की, तो उनका कैरेक्टर था कोई भी पीड़ित व्यक्ति जिसको समाज के द्वारा पीड़ित किया गया है, वैसा उनका प्रेमचंद जी का कोई भी जो लीड कैरेक्टर रहता था वो कोई जमींदार या ऐसा नहीं रहता था। मतलब गरीब लोगों को न्याय मिलना उनके उपन्यास में, उनकी कहानियों में स्टार्ट हुआ था। वही नक्शे कदम पर यशपाल जी चल रहे। यशपाल जी के जितनी भी स्टोरीज है उसके भी लीड कैरेक्टर कोई जमींदार या बड़ा हाईफाई हीरो टाइप का कैरेक्टर नहीं है, एक सिंपल सा नौकर है, छोटा सा बच्चा है।
दूसरा कैरेक्टर है मालती, घर की मालकिन है, और नंदन है जो मालती का हस्बैंड है और एक पत्रिका में काम करता है। स्टोरी यहाँ से चालू होती है कि बिंदु है एक छोटा सा लड़का, किचन में रसोई घर में काम कर रहा है, और मालती है वो बाहर बैठे बैठे कुछ अपना कबाड़ बना रही है, कपड़े बना रही है। अचानक से कुछ गिरने की आवाज आती है और मालती बाहर से चिल्लाती, बिंदु क्या गिरा। बिंदु किचन में से, रसोई घर में से भागते भागते बाहर आता है। उसके हाथ में कुछ बंधा हुआ है, उसके हाथ में कुछ है और एक हाथ में झाड़ू है। एक हाथ की मुट्ठी बंधी हुई है और दूसरे हाथ में झाड़ू है। तेज चलते चलते वो कमरे से बाहर आता है। मालती वापिस से चिल्लाती है, बिंदु क्या हुआ। बिंदु कुछ भी रिप्लाई नहीं करता है और तेजी से चलने लगता है। यही पॉइंट वापिस आता है कि जब भी हमारे घर में कुछ गुम होता है या कुछ होता है तो हमारा सबसे पहला शक होता है नौकर के ऊपर। यहाँ पे मालती को शंका होती है कि बिंदु के पास कुछ है जो मुझे नहीं बता रहा है और लेके भाग रहा है। मालती तीसरी बार चिल्लाती है और थोड़ा जोर से चिल्लाती है, बिंदु रुक जा। बिंदु सुनता नहीं है और झाड़ू लेके, और वो मुट्ठी बंधी हुई है, वो लेके बाहर चला जाता है। मालती आवाज देती रहती है पर बिंदु सुनता ही नहीं है। आखिर बिंदु चला जाता है और मालती उठ के अपने पति के कमरे में, जहाँ पे उनका पति था नंदन जहाँ पे बैठ के लिख रहा था, वहां जाके वो चिल्लाती है और नंदन को बोलती है कि सुनते हो जी। तो नंदन वहां पे बैठ के पत्र लिख रहा था। जैसे मैंने बताया पहले भी कि नंदन पत्रिकाएं लिखता है, पत्रिका में काम करता है। तो नंदन वहां पे बैठ के पत्र लिख रहा था। तो नंदन को अच्छा नहीं लगता है मालती आके सडन उसके ऊपर अचानक से आके वो चिल्लाती है, तो पर फिर भी वो उससे आंसर करता है, उसे रिप्लाई करता है कि क्या हुआ। तो मालती उससे बोलती है कि बिंदु कुछ लेके भाग गया, उसने कुछ बताया नहीं मेरे पूछने पर। तो नंदन इतना ध्यान नहीं देता है और नंदन बोलता है कि ठीक है कुछ होगा उसके हाथ में। तो मालती उसे जबरदस्ती उठाती है वहां से और बाहर लेके चलती है। तब तक बाहर जाके देखते हैं तो बिंदु भी झाड़ू लेके वापस आ जाता है, पर बिंदु के हाथ में, दूसरे हाथ में जो मुट्ठी बंधी हुई थी वो अभी खुली थी। तो मालती बिंदु को देख के उसे धमकाना शुरू करती है कि क्या था है तेरे हाथ में, क्या लेके तू जा रहा था, इतनी आवाजें दी फिर भी रुका क्यों नहीं। ये देख के नंदन उसे बोलता है कि मालती बिंदु के ऊपर चिल्लाना बंद करो, उसे शांति से पूछो। नंदन के बोलने के बाद मालती गुस्से में नंदन को ही बोल देती है कि ठीक है फिर आप ही पूछ लो। तो नंदन के बोलने पर नंदन उसे आखिर पूछता है, नंदन एकदम प्यार से पूछता है, बिंदु तू कहाँ गया था, मालती क्यों तेरे पे इतना चिल्ला रही है। बिंदु का टर्न आता है बोलने का। तो बिंदु एक इंसान के ऊपर, एक छोटे से बच्चे के ऊपर आप चिल्ला रहे हो, तो वो छोटा सा बच्चा आप भी सोच सकते हो कि कैसे बात करेगा। वो एकदम घबराया हुआ, सहमा हुआ बात कर रहा है। बाबूजी मैं इधर बाहर तक गया था। तो नंदन उसे पूछता है कहाँ गया था तू, डर मत, बता दे क्या था तेरे हाथ में। तो बिंदु बताता है कि नहीं कुछ भी नहीं था मेरे हाथ में। बिंदु इतना डरा हुआ है कि वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था कि उसके हाथ में कुछ था। नंदन उसे बोलता है कि चल क्या तेरे हाथ में था। तो धीरे धीरे बिंदु बोलना स्टार्ट करता है। वो बोलता है मैं बताता हूँ। नंदन उसे बोलता है, प्यार से बोलता है, डर मत बिंदु, बता क्या था। बिंदु बोलता है हाँ था मेरे हाथ में कुछ। तो नंदन बोलता है ठीक है तूने क्या फेंका, कहाँ फेंका, चल वहां पे लेके जा। बिंदु उसे वहां पे लेके जाता है। उसके बाद बिंदु नीचे उसे जमीन पर दिखाता है, तो नीचे थोड़ी मेवे पड़ी हुई थी। मेवे मतलब आप लोगों को भी पता है कि ड्राई फ्रूट्स, नीचे थोड़े से काजू बादाम पड़े हुए थे। तो नंदन ये देखता है। नंदन बिंदु को पूछता है क्या चुराया था इसमें तूने। तो बिंदु बोलता है मैंने थोड़ा सा मेवा लिया था कबाट से। तो नंदन उसे बोलता है फिर फेंका क्यों, तूने खाया नहीं। तो बिंदु बोलता है मैंने खाया पर थोड़ा सा नीचे गिर गया तो वो मैं फेंकने के लिए गया था।
यहाँ पे एक बात नोटिस करने जैसी है कि नंदन एकदम प्यार से बिंदु के साथ ट्रीट करता है और बिंदु उसे सब सच बताता है। बिंदु ने क्या लिया था कबाड़ से? बिंदु ने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट लिया था और वो खाते खाते उसके हाथ में से गिर गया। जो पॉइंट हमने यहाँ पे देखा था, चोरी और नौकर हमारे परिवार का अंग, ये पॉइंट मैं वापस से आप लोगों को यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी। अगर हमारे घर में नौकर रहता है तो क्या हम खाते हैं वो सब चीज़ें हम उन्हें खिलाते हैं? जैसे हम रहते हैं वैसे हम उन्हें रखते हैं। तो यहाँ पे नहीं मिल रहा था बिंदु को। मालती और नंदन है जो घर के मालिक है, वो मेवा खाते हैं, लेकिन बिंदु को वो अवेलेबल नहीं था, इसलिए बिंदु को खाने की इच्छा हुई और बिंदु ने चोरी की। आगे स्टोरी बढ़ाते हैं। नंदन उसे पूछता है तो बिंदु उसे सब बताता है कि मैंने मेवा लिया था, वो गिर गया तो उसे मैंने यहाँ पे फेंका है। तो नंदन उसे वापस ले आता है घर में और उसे पूछता है कि तूने क्यों लिया? तो बिंदु उसे बताता है कि मुझे ड्राई फ्रूट खाने की, मेवा खाने की इच्छा हुई थी, इसलिए मैंने लिया। तो नंदन उसे प्यार से समझाता है कि अगर तुझे ऐसी इच्छा ही हुई थी तो तू मालती से मांग लेता था, तो वो तुझे दे देती थी। आगे से कभी तुझे इच्छा होती है मेवा या और कुछ भी खाने की, या कुछ भी तुझे चाहिए, तो तू मालती से मांग लिया कर। नंदन यहाँ पे ये जो टॉपिक था उसको क्लोज कर देना चाहता है, कंप्लीट कर देना चाहता है, पर मालती यहाँ पे चिल्लाती है। मालती बोलती है कि आप इसको सिर पे चढ़ा रहे हो, ये आज आपने मेवे की छूट दी है, कल को ये आपका ट्रंक खोल के, यानी कि कोई भी बैग या कोई भी कबाड़ खोल के चीजें ले लेगा आपको पूछे बिना। मतलब ये हो गया कि आप बैल मुझे मार। मतलब नौकर कोई भी चीज किधर भी पूछे बिना या पूछ के कुछ भी ले सकता है। मतलब आपने तो इसे घर का मालिक ही बना दिया। मालती नंदन को चिल्लाते चिल्लाते, गुस्सा करते करते बाजू वाले कुंदन की बात करती है कि कुंदन के लिए तो उसके सेठ ने पूरी कोठियां खोल के रखी थी, फिर भी कुंदन ने क्या किया? गेहूं की बोरियों की चोरी की थी। पर नंदन ये बात से सहमत नहीं था। नंदन मालती को यही बात समझा रहा था कि कोई भी नौकर रहता है वो हमारे परिवार का अंग रहता है, छोटा सा बच्चा ही तो है, तो उसको इच्छा हुई तो उसने खा लिया, उसमें क्या हो गया? मालती ये बात समझने के लिए तैयार नहीं थी। यहाँ पे हम बिंदु की मानसिकता देखते हैं। बिंदु की क्या हालत हुई होगी? एक छोटा सा बच्चा है, उसके ऊपर उसकी जो मालकिन थी वो चिल्लाती है, उसने चोरी की थी, तो वो चोरी करते हुए भी वो एकदम सहम जाता है, तो वो वहाँ से निकल जाता है बाहर। पूरी शाम चली जाती है, मालती अपना काम करती रहती है, पूरा दिन उसका वर्क कंप्लीट हो जाता है, शाम हो जाती है, दोपहर का खाना हो जाता है, पर बिंदु कहीं पे घर पे दिखाई नहीं देता है। नंदन वापस से वही टाइम पे अपना पत्र लिखने चला जाता है। मालती घर के काम में लग जाती है और बिंदु का कुछ भी अता पता नहीं है। दोपहर का खाना कंप्लीट होने के बाद मालती देखती है कि जो खाना उसने बिंदु के लिए निकाला था वो खाना उधर ही पेड़ के नीचे या ऐसे ही पड़ा हुआ है, ढका हुआ। मतलब बिंदु ने खाना खाया नहीं है। अभी मालती को चिंता होती है कि अब बिंदु कहाँ होगा, बिंदु ने क्या किया होगा, कहीं सच्ची में घर से निकल तो नहीं गया, ये किधर चला तो नहीं गया। तो वो नंदन को वापस पूछती है कि कहाँ पे है बिंदु। मालती नंदन से पूछने आती है कि आपने बिंदु को कहीं पे देखा क्या? तो नंदन उसे बताता है कि नहीं, मैं तो तभी, तुमने जब उसे गुस्सा किया तभी मैं वहां से चला गया था, मुझे नहीं पता बिंदु कहाँ है। अभी मालती को बड़ी चिंता हो रही है कि बिंदु कहाँ होगा, जाके गुस्से में या सहम, इतना छोटा सा बच्चा है, सहम गया है, पेड़ के नीचे किधर सो रहा होगा, क्या हुआ होगा। पर मालती वेट करती रहती है, राह देखती रहती है कि बिंदु वापस आ जाएगा। वहां से तभी कुंदन निकलता है। वो कुंदन को पूछती है कि बिंदु कहाँ है। तभी कुंदन उसे बताता है कि बिंदु नदी वाली कोठरी में जाके सो गया है। मालती तब तक तो पूरा घर छान मारती है, पूरे घर में घूम के आती है कि बिंदु कहाँ है, किधर गार्डन में, बाहर बगीचे में, नीचे झाड़ के नीचे सो गया है, पेड़ के नीचे सो गया है, क्या क्या कर रहा है, आखिर बिंदु गया कहाँ। उसे बहुत चिंता हो रही थी। मालती को जैसे ही पता चलता है, जैसे ही कुंदन उसे बताता है
कि बिंदु है वो किसी बिंदु बार नदी की कोठरी में पड़ा है, नदी के पास एक कोठरी है, वहाँ पे सोया पड़ा है। तो वो दौड़े दौड़े जाती है और बिंदु को वहाँ से उठा के घर ले आती है। घर लाने के बाद वो नंदन को बताती है कि बिंदु वहाँ पे कोठरी में सोया पड़ा था, सुबह से भूखा प्यासा ऐसे ही सोया पड़ा था। पहले तो वो बिंदु को खाना खिलाती है और फिर बहुत डांटती है, बोलती है क्यों रे ऐसे कुछ भी बोले बिना कैसे चला गया तू, खाना भी नहीं खाया, पूरा दिन का भूखा प्यासा ऐसे कैसे बैठा हुआ है तू। और मालती उसे प्यार से खाना खिलाती है और नंदन ये सब अच्छे से देखता रहता है। स्टोरी इतनी ही थी, यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे दो चीज़ यशपाल जैन जी बताना चाहते हैं कि नौकर है वो हमारे परिवार का अंग है। तो दोनों साइड यहाँ पे हमने देखी कि सबसे पहले हम जो भी चीज़ हमारे घर में, मैंने जैसे पहले भी बताया, कुछ गुम होता है या कुछ रहता है तो सबसे पहले हमारी शक की जो सुई रहती है वो सबसे पहले नौकर के ऊपर जाती है। पर ये जो घटना हुई उसके बाद मालती भी यहाँ पे समझ रही है कि नौकर जो है वो हमारे परिवार का अंग रहता है, जो हमें खाने को मिलता है, जो हम खाते हैं वो नौकर को भी मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यशपाल जैन जी का जो वो ये स्टोरी में कहना चाहते हैं, ये सब यहाँ पे फलितार्थ हुआ है कि नौकर हमारे परिवार का ही एक अंग होता है, उसे हमें मानना चाहिए, जो हमें मिलता है वो उसे भी मिलना चाहिए। तो ही अगर हम ये चीज़ को रोक सकते हैं, ये जो चोरी नाम की चीज़ है, तो ही हम इसे रोक सकते हैं। बाल मजदूरी एक गुनाह है। एक छोटे से बच्चे को हम कभी भी मजदूरी के जैसी चीज़ों में नहीं जोक सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो भी कायदा बनाया है वो बहुत अच्छे से हमें मानना भी चाहिए और उसी को अच्छे से पुरस्कृत करते हुए गवर्नमेंट ने यशपाल जी को ये पुरस्कार भी दिया है। तो ये स्टोरी में हमें ये चीज़ देखनी थी। ओके, थैंक यू।